इतना सब कुछ दे दिया, फ्रेमलेस डोर क्यों नहीं दिया? What about the charging option and warranty? What do you think about the top variant price? तो आपको करना है तो आप करिए, लेकिन मैं तो कहूँगा मत करो भाई, रिस्क क्यों लेते हो? इतनी महंगी गाड़ी है, क्या हो जाए पता नहीं। What is the maintenance cost? इसमें चाइनीज पार्ट्स कितने लगे हैं और इसे चाइनीज क्यों कह रहे हैं लोग? ओहो, महिंद्रा ने हाल ही में लॉन्च कर दी अपनी बड़ी 2 धमाकेदार गाड़ियां B6 और XEV9। क्या है इसके रिव्यूज, आज इसी डिटेल पॉडकास्ट में जानेंगे। ये कहलाता है एक्सटेंडेड रिव्यू विद आस्कार गुरु, एंड आज बात करेंगे महिंद्रा की इन्हीं 2 गाड़ियों के बारे में। अगर आप कैमरे पे मुझे देख रहे हैं तो आपको पता होगा मैं दाहिनी साइड बैठा हूँ, यानी मेरी आवाज़ दाहिने साइड के हेडफोन से आपको सुनाई देगी और बाकी की बाएं साइड से। तो दोनों हेडफोन लगाने पड़ेंगे तभी आपको आएगी, या फिर आप एक बढ़िया सा अपने होम थिएटर पे आइए, डॉल्बी को ऑन कीजिए और फिर लीजिए हमारे साउंड इफेक्ट का पूरा मजा। लेकिन अगर आप एक ईयरफोन लगाएंगे तो फिर आपको इस साउंड इफेक्ट का मजा नहीं मिलने वाला। तो प्लीज दोनों लगाइए और फुल एंजॉय कीजिए। चलिए, मैं हूँ आपकी होस्ट पाखी और मैं अमित, एंड आप देख रहे हैं आस्कार गुरु। तो सबसे पहला मेरी तरफ से आपका क्वेश्चन है कि आपको ये गाड़ी चलाते हुए ऐसा लगा कि यार ये पेट्रोल डीजल में आती तो और मजा आता? देखो सच बात तो ये है कि पेट्रोल डीजल में ये आएंगी ही नहीं, क्योंकि ये बॉर्न ईवी है। इन ग्लो प्लेटफॉर्म जो कि स्कैट बोर्ड है उसके ऊपर गाड़ी चिपका दी गई है। तो ये प्लेटफॉर्म ही ऐसा है, इसमें इंजन के लिए जगह ही नहीं बनाई गई है। जब इंजन गियर बॉक्स के लिए जगह ही नहीं बनी तो ये पेट्रोल डीजल में आ ही नहीं सकती हैं। आपको डिजाइन फिलॉसफी किसकी ज्यादा अच्छी लगी, 9 की या फिर 6 की? देखो XEV9E ये इसका पूरा नाम है। और डिजाइन फिलॉसफी की बात आए तो फ्यूचरिस्टिक दिखने में तो 6E है, और इसीलिए उन्होंने उसका नाम दिया B6E, जिसे बी सेक्सी कह के लोग बुलाना चाहते थे। ये उनका पर्पस था, उसको जानबूझ के ये नाम रखने का, जैसे कि एक एयरलाइंस ने भी रखा है अपना। तो वो पर्पस दूसरा है, तो वो उसी हिसाब से डिजाइन भी हुई है। दूसरी का थोड़ा प्रैक्टिकल है ना, कहा स्टाइल वालों को स्टाइल वाली गाड़ी मिल जाए, जिनको प्रैक्टिकल चाहिए उनके लिए प्रैक्टिकल ऑप्शन हो, तो प्रैक्टिकल ऑप्शन डेफिनेटली 9E ही है। उसी में हेडरूम है, उसी में कंफर्ट है, सीटों की हाइट अच्छी है, उसी में देखने में अच्छे से दिखता है। बस थोड़ी बहुत कमियां सब में ही है, दोनों में, क्योंकि दोनों ही थोड़ा नए तरह की डिजाइन को लेके आए हैं इसलिए। बट मुझे लगता है जेनजी जैसे जो मेरा ग्रुप है उनको 6 ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी, एंड XEV9 ही उन लोगों को ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगी जो आपके एज ग्रुप के हैं, क्योंकि वो ज़्यादा प्रैक्टिकल है। एंड हम लोगों को ज़्यादातर ऐसा ना डिज़ाइन का क्रेज़ रहता है कि बड़ी स्टाइलिश सी डिज़ाइन फिलोसफी हो। आई थिंक वो वाला फैक्टर कहीं ना कहीं आ जाता है। देखो महिंद्रा के पास लुक के दीवाने हमेशा थे, चाहे वो थार हो उसमें भी लोग पागल थे, स्कॉर्पियो हो उसमें भी पागल हैं, लोग बोलेरो के लुक पे ही पागल है। ये महिंद्रा का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि उसको वो जो भी बना देता है, अच्छा हो बुरा हो 20 कमियां हो, लोगों को दिल खुश कर देता क्रेजी है। हो जाते हैं तो लोग फिदा हो जाते हैं उस पर। और इस बुरी तरह फिदा होते हैं कि थार के बारे में अगर कोई एक कमी बता दे तो लोग लड़ने खड़े जाते हैं। तो ऐसा नौबत क्यों है? क्योंकि लोग उसको पसंद कर लेते हैं। तो महिंद्रा ने भी इस बात समझदारी से खेला, बोले 2 तरह के माइंडसेट के लोग हैं, जिनको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट चाहिए उनके लिए प्रैक्टिकल गाड़ी दो, और जिनको डिजाइन ही डिजाइन पे फिदा है तो उनको डिजाइन वाला है लोग। तो कोई कहता है साइबर ट्रक जैसी लग रही है, कोई कह रहा है कि नहीं ये तो साइबर स्टार जो कि MG की गाड़ी है उस जैसी दिख रही है, कोई उससे कंपैरिजन हो रहा है, कोई उसे उससे कंपेयर कर रहा है। तो ऐसे कंपैरिजन बहुत ज्यादा हो गए हैं, और इसका रीजन भी है कि गाड़ी बिल्कुल नए तरह की लुक की है, इंडियन ब्रांड और इंडिया में बनने वाली गाड़ियां, जिसे हम मेड इन इंडिया कहते हैं। अब मेड इन इंडिया लगभग 16 कंपनीज हैं, 19 कंपनीज हो गई है जो मेड इन इंडिया कारें बनाती हैं। तो अब इन 19 कंपनीज में जो इंडिया में फैक्ट्री लगा के बैठी, उनमें किसी के पास भी इतनी फ्यूचरिस्टिक डिजाइन नहीं थी इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो इस काम के लिए गुड जॉब, महिंद्रा ने रियली बहुत अच्छा काम किया कि एक शानदार दिखने वाली गाड़ी जो बिल्कुल कुछ नए जमाने की है वो बना के बेची। ये इसके लिए उसकी तारीफ है। देखो बना के दिखाना एक्सपो में वो अलग मैटर है, उसे लॉन्च करना अलग मैटर है। इसने लॉन्च की तो इस मामले में फुल मार्क्स। और दोनों ही गाड़ियां काफी इनोवेटिव लग रही हैं, केवल ये नहीं कि 6 ही देखने में डिसेंसी और बहुत अलग फ्यूचरिस्टिक है, 9E भी उतनी ही फ्यूचरिस्टिक है, उसे कतई कमी नहीं कर सकते। उसके पीछे की लाइट देखिए आपका दिल खुश हो जाएगा। तो चीजें अच्छी दोनों में है। पावर कैसे लगी आपको रिस्पेक्टिव गाड़ियों की? दोनों की पावर बहुत जबरदस्त है। देखो बात समझो, जब महिंद्रा ने इस कार को डिजाइन किया, सोचा समझा, उसके दिमाग में था कि हम कुछ एक्स्ट्रा करें। अगर हम पावर कम देंगे तो बैटरी कम देनी पड़ेगी, बैटरी कम देंगे तो हम कीमत कैसे ले पाएंगे कस्टमर से।
कस्टमर कह रहे भाई साहब तो 200 किलोमीटर चलती है, हम क्यों इतने पैसे दें? ये तो 300 किलोमीटर चलती है, हम क्यों इतने पैसे दें? इसमें तो पावर ही नहीं है, हम क्यों इतने पैसे दें? तो जब ज़्यादा पैसे लेने होंगे तो आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो उन्होंने पावर भी खूब दी और बैटरी भी खूब दी। अब दो तरह के बैटरी ऑप्शन है। 59 जो है वो आपको लगभग 350 से लेकर 380 के बीच की रेंज दे सकता है। और अगर आप जाते हैं बड़े वाले बैटरी पैक के साथ जो 79 है, वो आपको 500 से लेकर 540 किलोमीटर की रेंज दे सकती है। लेकिन सकती क्यों? क्योंकि एक्चुअली में हमने उसे ट्रैक पे चलाया हमें, और हाईवे पे चलाया है, शहर में भी चलाया है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। टोटल अभी हमने मुश्किल से उसे 200 किलोमीटर चलाया है। तो 100 किलोमीटर चलाने में क्या पता चलता है? तो अभी उसका पूरा डिटेल्ड रिव्यू करना बाकी है, जिसे कहते हैं ना फुल पोल पट्टी खोलना। वो अभी कोई नहीं खोल सकता, क्योंकि किसी को इतनी चलाने को मौका नहीं मिला है। सबको बहुत थोड़ी थोड़ी चलाने का मौका मिला है। तो ये 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर हो गए बस। तो उस हिसाब से अच्छी है, परफॉर्मेंस में कोई कंप्लेन नहीं, रियली पावरफुल है, पंची है। हालांकि कंपनी कह रही है कि वो 6.7 सेकंड में 100 पहुंच रही है, उतनी तो नहीं पहुंच रही है, क्योंकि पंच करने से लेकर आगे तक पहुंचने में स्पीड पे, और खासतौर से उसे अगर जीपीएस से नाप रहे हैं, स्पीडोमीटर नहीं, जीपीएस से नाप रहे हैं, तो लगभग 7.4 सेकंड में पहुंच पाई। लेकिन ये भी बहुत अच्छी है, इसे भी कम नहीं कहते। तो मेरे हिसाब से तो पावर अच्छी है, और टॉप स्पीड 202 किलोमीटर है, बहुत अच्छी है। अनदर थिंग, ये पैरामीटर मैं सोच रही थी कि इंटीरियर जो है वो काफ़ी क्लासी बनाया, बहुत क्लासी। 9 के भी एंड 6 के भी दोनों ही बड़े ड्राइवर ओरिएंटेड हैं। तो आप मुझे ये बताओ कि आपको कंफर्ट कैसा लगा गाड़ी में, एंड सेफ्टी के बारे में मुझे कुछ जानना है। देखो कंफर्ट वाइज डेफिनेटली पीछे की सीट B6E की जो है वो बहुत गड़बड़ है। पैर ऊपर करके बैठिए, नीचे दब के बैठिए, हेडरूम बड़ा नहीं है, सदा कोई बैठ नहीं सकता पीछे, इतनी जगह ही नहीं है उसमें। तो ये कंप्लेन 6E के साथ ज़्यादा है। और अगर कोई बुजुर्ग बैठ गया उसमें तो उसे उठने में दिक्कत आएगी, भले दरवाजे खूब खुल रहे हैं लेकिन उठने में दिक्कत आएगी, क्योंकि सीटें धसी हुई हैं उसकी। तो 6E के साथ ये प्रॉब्लम है। लेकिन एक प्लस पॉइंट है कि पीछे देखने में ड्राइवर को IR व्यू से अच्छा मिल जाता है। तो ये एक माइनस प्लस पॉइंट भी है। तो हर चीज़ के अपने प्लस माइनस है। वहीं 9E में जाएँ तो कंफर्ट अच्छा है, वहाँ पीछे सरदार भी बैठ सकते हैं, लंबे करके भी बैठ सकते हैं, आरामदायक है, उठना बैठना उतरना जाना सब आरामदायक है। 6E में तो घुसते समय ही सर टकरा जाता है, क्योंकि बॉडी का इतना स्लोप है। तो ऐसी कई अनप्रैक्टिकल चीज़ें 6E के साथ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसे डिज़ाइन के हिसाब से बनाया गया। इवन आगे भी बैठे हुए लोगों को क्लास्ट्रोफोबिक फील होता है। वजह है कि बीच में एक डिवाइडर दे रखा गया, भाई साहब तुम्हारा इलाका ये है, हमारा इलाका ये है, बैरिकेडिंग लगती है वो। तो वो एक बैरिकेडिंग जो लगती है उसको भी लोग थोड़ा सा क्लास्ट्रोफोबिक फील कर रहे हैं। लेकिन ठीक है भाई, कुछ तो नया करना चाहिए, तो उन्होंने नया किया। दूसरी में तो नहीं ऐसा दिया कि बैरिकेडिंग लगा दियो, 9E में नहीं लगाया, 3 स्क्रीन भी दे दी उनको, वो भी अच्छी स्क्रीन है, बड़ी साइज की स्क्रीन है। तो ओवरऑल हर एक की सोच के हिसाब से डिजाइन की गई गाड़ियां, और मेरे हिसाब से अच्छा है। अब प्रैक्टिकलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो 9E ही अच्छी है। और सेफ्टी जिसका आपने सवाल उठाया, कंपनी ने अपनी एक कार का क्रैश करके खुद दिखा दिया। हाँ। तो जब वो दिखाया तो भले वो किस पैरामीटर पर था क्या था, लेकिन ये अच्छी बात है कि उन्होंने टेस्ट कर रहे हैं इन हाउस। और ऑलमोस्ट इंडिया की हर कंपनी के पास अपने इन हाउस टेस्टिंग फैसिलिटीज हैं, मारुति के पास भी हैं, सबके पास है। तो वो अपना करते हैं टेस्ट, और इन्होंने भी अपना टेस्ट करके वो हमें दिखा दिया। और हमें पता है, देखो 6 एयरबैग सामने है, एक नी का एयरबैग है, टोटल 7 एयरबैग हो गए इस तरह से। ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, 360 कैमरा, ADAS लेवल 2 के फीचर्स, ये सब चीज़ें जब मिल रही हैं तो डेफिनेटली सेफ्टी में डाउट करने का तो रीजन ही नहीं बचता है। ओवरऑल उसकी जो डिजाइन बनी है वो सेफ्टी को लिए हमेशा अच्छी है, और बॉर्न ईवी कभी भी सेफ्टी में फेल नहीं होती है। मुझे याद नहीं आ रहा कोई भी अच्छी बॉर्न ईवी को कभी 0 या 1 स्टार मिले हो, कभी नहीं। वो हमेशा 5 5 5 5 ही आते हैं, 4 भी बड़ी मुश्किल से किसी को मिले हो तो याद आ रहा हो। सबको अच्छे मिलते हैं, क्यों? क्योंकि उनका डिजाइन ऐसा होता है जहाँ सेफ्टी होती है। तो सेफ्टी के लेके नो कम्प्रोमाइज। एक ड्रिफ्ट वाली वीडियोस बड़ी वायरल हो रही हैं, क्या शानदार तरीके से उसे ड्रिफ्ट करके दिखाया है, ऐसे लग ही नहीं रहा कि इलेक्ट्रिक है। तो आपने मतलब पर्सनली ड्रिफ्ट करके देखी है? देखो पर्सनली ड्रिफ्ट करने का मौका तो नहीं मिला। हाँ थोड़े बहुत ये ठुमके मार लेना वो अलग बात है। तो ओवरऑल वो गाड़ी कैपेबल है, लेकिन जो चला रहा था उसकी भी तो बात होनी चाहिए। वो चला रहे थे गौरव गिल,
इंडिया में उनको स्पोर्ट्स आइकन माना जाता है, खासतौर से रेसिंग में उनको अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। वो व्यक्ति तो आपको साधारण गाड़ी दे दो, उससे भी ड्रिफ्ट करके दिखा दे, तो उसके लिए तो बहुत आसान था, तभी वो इतना शानदार दिख रहा था। लेकिन उसमें काबिलियत है तभी कर पाए, ये भी बात सही है। तो गाड़ी में काबिलियत है, बस आपको करना है तो आप करिए, लेकिन मैं तो कहूँगा मत करो भाई, रिस्क क्यों लेते हो, इतनी महंगी गाड़ी है, क्या हो जाए पता नहीं। सही बात है। ओके, तो अब आते हैं मेन क्वेश्चंस की तरफ जो आप व्यूअर्स ने कमेंट सेक्शन में पूछे हैं। तो पहला क्वेश्चन तो डेफिनेटली ये होने वाला है कि जो नए ड्राइवर्स हैं उनके लिए विजिबिलिटी कैसे लगेगी। 6 की बात कर रही हूँ मैं इसमें, बिकॉज बोनेट थोड़ा एजी है कट्स के चक्कर में। देखो विजिबिलिटी अच्छी है, 6E में थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन वो ए पिलर से है, ए पिलर जो इस साइड के ऐसा उससे पीछे नहीं दिख रहा है। लेकिन बोनट का हिस्सा जो खासतौर से टायरों के ऊपर का हिस्सा है जो वो दिख रहा है, बीच का हिस्सा नहीं दिख रहा है, लेकिन टायरों के ऊपर वाला हिस्सा, यानी आपको एजेस दिख रही हैं। लेकिन नया कस्टमर जिसने पहली गाड़ी चलाई नहीं, वो B6E क्यों खरीदेगा? लॉजिक की बात करो, वो अल्टो थोड़ी नहीं है, वो नेक्सॉन थोड़ी नहीं है, वो बेजा थोड़ी नहीं है, वो B6E है। वो वही खरीदेगा जो पहले से गाड़ियां चला चला के पक चुका है और उसको गाड़ियों की समझ है, वही खरीदेगा। तो नए ड्राइवर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस सवाल को उठाना ही समझदारी नहीं, क्योंकि नए ड्राइवर उसके कस्टमर नहीं है। उसके कस्टमर ही वही है जो कारों को दुनिया में देख चुके हैं, जो जाने माने लोग हैं, गाड़ियां चलाना जिन्हें मजा आता है, जिन्हें गाड़ियों के बारे में समझ है। और ऐसे लोगों को ड्राइविंग में ये छोटी छोटी कमियां जो ना दिखने वाली उससे प्रॉब्लम नहीं होती है। ये सच बात है, जैसे ए पिलर से नहीं दिख रहा उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो एक्सपर्ट ड्राइवर है, वो पहले भी कई गाड़ियां चला चुके हैं। तो इसलिए नए ड्राइवर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये गाड़ियां ना है और ना ही उसके कस्टमर नए ड्राइवर है। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा है, इसमें चाइनीज पार्ट्स कितने लगे हैं और इसे चाइनीज क्यों कह रहे हैं लोग? देखो ये बात सही है कि मेरे कमेंट सेक्शन में कम से कम मुझे याद आ रहा शायद 700 से लेकर 900 लोगों ने इसे चाइनीज कहा है। मतलब कोई मानने को तैयार नहीं कि नहीं भाई साहब डिजाइन इंडियन है, ये चाइनीज डिजाइन नहीं है। वो चाइनीज जैसी दिख रही है वो अलग बात है, लेकिन डिजाइन कंप्लीटली इंडियन है। हाँ चाइनीज पार्ट्स जरूर लगे हैं, वो तो हर कार में लगे, ऐसा थोड़ी नहीं केवल इसमें लगे, अल्ट्रोज में भी लगे हैं और नॉर्मली मारुति की कई गाड़ियों में भी लगे हैं। हर जगह चाइनीज पार्ट्स का बोलबाला है और इलेक्ट्रिक कारों में तो चाइनीज ही भरमार है। आप ध्यान से देखें, लोग MG को BYD को चाइनीज कहते हैं, वो भूल जाते हैं कि नेक्सॉन में भी तो चाइनीज सेल लगे हुए हैं, कहीं और के तो नहीं लगे। टियागो से लेकर नेक्सॉन EV तक, कर्व EV तक, सब में चाइनीज सेल लगे हुए हैं, इनके में भी चाइनीज सेल लगे हैं। लेकिन उसे आप चाइनीज कह के नीचा दिखा रहे हो, एक्चुअल में वो वर्ल्ड के बेस्ट सेल हैं। जैसे कि विंडसर में कैट के कंपनी है, और उसके सेल यूज कर रहे हैं वो प्रिज्मेटिक, और इस पर लाइफ टाइम वारंटी दे रहे हैं। ये लोग BYD के सेल यूज कर रहे हैं, इस पर लाइफ टाइम वारंटी दे रहे हैं। दोनों ही वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी है। जहाँ CLT वर्ल्ड की सबसे बड़ी बैटरी बनाने वाली कंपनी है, वहीं BYD वर्ल्ड की सबसे सेफेस्ट बैटरी बनाने वाली कंपनी है। तो ऐसा नहीं है, इंडिया में जितने भी सेल आ रहे हैं वो सब अच्छी कंपनीज के, अच्छे ब्रांड के आ रहे हैं। हाँ वो अलग बात है कि इंडिया में मैन्युफैक्चर ही नहीं होते, कोई कंपनी नहीं करती है, तो भाई साहब चाइना से लेना पड़ेगा। जैसे इंडिया के किसी में भी मोबाइल हो, चाहे किसी भी कंपनी का हो, उसमें कैमरा चाइनीज होगा, उसमें प्रोसेसर चाइनीज ही होगा, बैटरी चाइनीज ही होगी, क्योंकि इंडिया में बनती ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में उसको भी अगर आप चाइनीज कह लो तो आपकी सोच है भाई। तो आपको ये मानना पड़ेगा, कार में जब भी कार बनेगी इंडिया में, चाहे वो कोई भी कंपनी बनाए, उसको कुछ ना कुछ पार्ट्स इधर उधर से लेने पड़ेंगे। और हाँ ये बात सच है कि चाइना बहुत बड़ा वर्ल्ड में मैन्युफैक्चर है, तो ज़्यादातर वहीं से आते हैं। ठीक है, बुरा मानने वाली बात नहीं है इसमें कोई। ओके, तो एक क्वेश्चन आया है कि आई परचेज्ड विंडसर EV टॉप मॉडल 10 दिन पहले, अब मुझे EV6 कहना चाह रहे हैं कि B6 और उस पर देख के लालच आ रहा है, एंड मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि सेल कर दूँ अपनी विंडसर EV एंड महिंद्रा की B6 ले लूँ इंस्टेड। आप क्या एडवाइस प्रोवाइड करेंगे इसमें? मैंने इनको तो कहा था भाई मुझे ही बेच दो आंसर में, लेकिन सच बात तो ये है कि जहाँ विंडसर की कॉस्ट तो 14-15 लाख है, वहीं वो भी अगर 15 लाख टॉप मॉडल की है, और वहीं अगर आप इस पे जाएंगे तो इसकी टॉप मॉडल जो कि 79 बैटरी के साथ में है, वो कम से कम 30-32 लाख का होगा। तो 2 कार की बराबर कीमत हो गई। तो जो आदमी विंडसर खरीदेगा वो 6E के बारे में तभी सोचेगा जब उसके पास हैसियत होगी, वरना वो विंडसर क्यों खरीदेगा? और जो अपनी बजट को ऑलरेडी स्ट्रेच करके विंडसर पे ला चुका, वो आगे जा ही नहीं सकता। तो एक्चुअल में दोनों कारों में कोई कंपैरिजन नहीं है। जो विंडसर से खुश है उसे 6E समझ में नहीं आएगी, क्योंकि दुगने पैसे लग जाएंगे। ऊपर से
रेंज भी आपको दुगनी नहीं मिल रही है, हाँ, 1.5 गुनी ही मिल रही है। तो ये भी इस बात पे भी गौर करना है। तीसरी बड़ी पानस पॉइंट की आप जो बेचने जाओगे तो उसकी कीमत थोड़ी सी कम हो जाएगी, भले वो 50,000 रुपये कम हो, 1 लाख कम हो, लेकिन कम तो होंगे ना। और दूसरा जो आदमी ले रहा है उसको पूरी वारंटी नहीं मिल रही है, उसको 10 साल की वारंटी मिलेगी, आपको लाइफ टाइम मिल रही है, तो उसका तो लॉस हो ही रहा है, तो वो क्यों ज़्यादा पैसे देगा आपको। तो कस्टमर बेचेगा नहीं। और इसीलिए अगर आप मार्केट में जाओ तो सेकेंड हैंड ईवी नहीं मिलती आसानी से। क्यों नहीं मिलती हैं? क्योंकि जो नए जनरेशन की ईवीज हैं वो उससे कस्टमर इतना खुश है, उसके रोज इतने पेट्रोल में पैसे बच रहे हैं, हाँ, वो तो बेच वो ही नहीं क्यों रहा। क्यों बेचेगा ईवी? वरना पेट्रोल पे जाना पड़ेगा, जो और बड़ा नुकसान है, सरदर्दी है। तो इसलिए लोग नहीं बेचेंगे, ये भी नहीं बेचेंगे, मुझे मालूम है। लालच आ रहा अलग बात है, लेकिन बेचेंगे नहीं। ओके, व्हाट इज द मेंटेनेंस कॉस्ट? ओहो, देखो मेंटेनेंस कॉस्ट तब पता चलती है जब गाड़ी 4-5 साल पुरानी हो जाती है। नई गाड़ी में तो वैसे भी पता नहीं चलता है। तो गाड़ी अगर आज लॉन्च हुई है तो हमें कि कैसे पता चलेगा कि 6 साल बाद कितना खर्च आएगा इसके ऊपर? ये नहीं पता चलता, क्योंकि ये भविष्य की बातें हैं, और भविष्य की बातें कागरू नहीं बता सकते क्या होगा। आपसे अगर रोज एक एक्सीडेंट होगा हर साल तो आपका बजट कुछ और होगा मेंटेनेंस का, मेरे से एक भी एक्सीडेंट नहीं होगा, मेरा कुछ और खर्च होगा। तो ऐसे खर्चे हिडन होते हैं जिनके बारे में किसी को नहीं पता होता। सर्विस चार्जेस मेरा ये मानना है कि वो अच्छे खासे होंगे, कम नहीं होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स ज़्यादा है और अभी इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट जनरेशन में है इनका, तो थोड़े से खर्चे ज़्यादा होंगे, ये बात सही है। लेकिन वो क्या पेट्रोल और डीजल के बराबर होंगे या उससे ज़्यादा होंगे? तो मेरा मानना है ज़्यादा तो नहीं होंगे, बराबर ही होंगे। नॉर्मली इलेक्ट्रिक में कम होते हैं, अच्छा, लेकिन यहाँ पर बराबर होने के चांसेस ज़्यादा है। ओके, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द टॉप वेरिएंट प्राइस? देखो मेरे हिसाब से जो टॉप वेरिएंट होगा, वैसे भी अगर आप महिंद्रा को देखें, बेस वेरिएंट की प्राइस बहुत कम होती है, टॉप की बहुत ज़्यादा होती है। कुछ नहीं, एक सिंपल एग्जांपल, XUV 700 बेस वेरिएंट की प्राइस अनाउंस हुई 11 लाख कुछ हजार रुपए, टॉप एंड की प्राइस पहुंची है 34 लाख रुपए। ठीक है, स्कॉर्पियो एन बेस वेरिएंट की प्राइस अनाउंस हुई 12 लाख, टॉप एंड की प्राइस है 31 लाख रुपीज। और अगर कुछ नहीं थी 100 पे आ जाए, उसकी प्राइस स्टार्ट हुई 8 लाख से, लेकिन उसका एक्चुअल काम का जो वेरिएंट है टॉप एंड उसका, वो है कीमत 17 लाख रुपए। तो उनके प्राइस में हमेशा जमीन और आसमान का, बल्कि अंतरिक्ष का अंतर होता है, तो मार्जिन बहुत आसमान से रहेगा, भी ऊपर। बहुत रहेगा मार्जिन, मतलब वो बेस वेरिएंट बेचना नहीं होता ना महिंद्रा को, महिंद्रा को हमेशा बेचना ही ऊपर वाला वेरिएंट होता है, इसलिए बेस की सप्लाई ही नहीं करते। सप्लाई नहीं करते तो कोई खरीदता नहीं है, क्योंकि भाई जो चीज़ बिकेगी वही तो खरीदेगा आदमी, वो तो दिखाने की प्राइसिंग है। हाँ, यहाँ पर मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है ये वेरिएंट भी बेचा जाएगा, कम बेचा जाएगा, कम सप्लाई की जाएंगी, लेकिन की जाएंगी। अब यहाँ पर एक और चीज़ भी है, 2 तरह की बैटरी पैक और मोटर पैक है, उनकी भी प्राइस का डिफरेंस देखना है। तो टोटल देखा जाए तो हर कार के साथ 6 मॉडल हैं। हाँ, तो अगर पहले 18 लाख 19 लाख की गाड़ी है, 19 लाख की पहली गाड़ी है, तो उसका जो ऊपर का वेरिएंट होगा वो कम से कम 23 लाख रुपए का होगा। फिर उससे ऊपर वाला जो वेरिएंट होगा वो कम से कम 27 लाख का होगा। और फिर बड़ी बैटरी वाला पैक आ जाएगा, उसकी कीमत शुरुआत होगी 27 लाख से बेस वेरिएंट की, फिर बड़े पैक की 29 लाख, फिर 30 लाख ऑन रोड। सबसे टॉप वाला वर्जन मुझे नहीं लगता एडास वगैरह इतने सारे फीचर्स के साथ 30-32 से कम हो सकता है, हो ही नहीं सकता। क्योंकि 18 वाली गाड़ी अगर 30-32 पहुंच रही है, यहाँ तो 11 वाली गाड़ी को 32 में बेच रहे हैं भाई। 11 लाख वाली था वो 27-28-29 की बिक रही है, तो 19 लाख वाली बेस वेरिएंट तो 32 पहुंचेगा ही पहुंचेगा। लॉजिक कहाँ पे है कि नहीं पहुंचेगा। व्हाट अबाउट द चार्जिंग ऑप्शन एंड वारंटी? ओके, देखो आजकल बैटरी बहुत एडवांस हो गई है, उनकी टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो गई है। BYD की जो ये बैटरी इसमें लगी है, इस पर आपको लाइफ टाइम वारंटी मिल रही है ऑनर को। जैसे आज मैंने कार खरीदी और मैं इसे 15 साल रखूंगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन इंडिया में 15 साल की होती है, तो 15 साल तक हमें उसका फर्स्ट ऑनर माना जाएगा और हमें 15 साल तक उसकी सर्विस दी जाएगी। तो 15 साल बहुत होते हैं, क्योंकि इंजन में तो हमें केवल 3 साल मिलती है और हम बड़े खुश किया और बड़ा सॉलिड इंजन है, 3 साल की वारंटी में हम गदगद हैं। तो 15 साल अनलिमिटेड है, ये बहुत ज़्यादा है। इससे भरोसा आता है कस्टमर को, यार 15 साल है तो हम कंपनी के कान उमेड़ सकते हैं, उसे कोर्ट में खींच के ला सकते हैं अगर वो हमसे भाई इस चीज़ को ठीक नहीं करेगी तो 15 साल की वारंटी ये हो गई। दूसरा,
अगर आप इसे बेच देते हैं किसी दूसरे कस्टमर को, तो उस कस्टमर को 10 साल की वारंटी फिर भी मिलेगी। अच्छा, वही विंडसर वाला फंडा अपनाया। हाँ बिल्कुल। ओके। तो ये वो यहाँ पर भी यानी फर्स्ट कस्टमर को बेनिफिट देने की कोशिश है और ये बताने की कोशिश है कि अगर अगला आदमी भी खरीदता है, कोई आदमी 4 साल 5 साल बाद बेच भी देता है, तो भी उसे अगले को वारंटी मिल रही है, 10 ऐसा साल नहीं कि की। बिल्कुल नहीं मिल रही सही है। बात है। हाँ, एक और चीज़ है, मोटर वगैरह जल्दी ख़राब नहीं होती, क्योंकि मोटर की टेक्नोलॉजी बिल्कुल वैसी ही टेक्नोलॉजी है जिसे हम इंडक्शन मोटर कहते हैं, जो हमारे पंखों में लगी होती हैं। अब पंखों में तो मैंने ऐसे पंखे देखे हैं जिन्हें मेरे दादाजी ने खरीदा था, अभी भी बढ़िया चल रहे हैं, भले थोड़ी थोड़ी झूं झूं करके आवाज़ कर रहे हैं 40 साल बाद 50 साल बाद, लेकिन चल रहे हैं। तो ओवरऑल बात यही है कि इतनी सिंपल टेक्नोलॉजी है कि एक बैटरी मोटर की जो लाइफ होती है वो लगभग 20 लाख से लेकर 40 लाख किलोमीटर होती है। 40 लाख किलोमीटर तो आदमी मर जाएगा तब भी ख़त्म नहीं कर पाएगा, सच बात है ये। तो ऐसी कंडीशन पे इस पे डाउट नहीं कर सकते। इंजन पे तो डाउट है कि कहो 50,000 में खुल जाए, कहो 1 लाख में खुल जाए, कहो 3 लाख में खुल जाए, लेकिन बैटरी और मोटर के साथ कुछ नहीं होते, इनकी लाइफ बहुत ज़बरदस्त है। तो डरने की ज़रूरत वारंटी और के मामले में तो बिल्कुल नहीं है। अगला क्वेश्चन, ये मेरा भी क्वेश्चन था यार कि इतना सब कुछ दे दिया, फ्रेमलेस डोर क्यों नहीं दिया? मुझे और बहुत कुछ चाहिए, मैं इंडियन हूँ। देखो, फ्रेमलेस डोर देना आसान था इस गाड़ी में, लेकिन मुझे मालूम है फ्रेमलेस डोर देने के लिए मोटर का एक्टिव होना जरूरी है, जो कि ग्लास को वापस से चढ़ाती है। तो अगर आगे के दरवाजे में देते हैं तो पॉसिबल था, लेकिन पीछे के दरवाजे में नहीं दे पाते तो बुरा लगता कि आगे का दरवाजा तो फ्रेमलेस है, पीछे का दरवाजा नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके दरवाजे के हैंडल ऊपर लगे हैं, वहाँ फ्रेमलेस बन ही नहीं सकता था। तो आधा फ्रेमलेस आधा बगैर उसके देना ये लॉजिक नहीं था। ऊपर से कॉस्ट भी बहुत इंक्रीज हो जाती है, तो इसलिए फ्रेमलेस ना देना समझदारी की चीज़ है। और जितनी डिज़ाइन मिल रही है, डिज़ाइन ही बहुत अच्छी है। तो ये था आज का आखिरी क्वेश्चन जो आप व्यूअर्स ने हमसे कमेंट सेक्शन में पूछा था। अगर और भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप वो भी लिख सकते हैं। हाँ, ये बात सही है, और मैं आपसे कहूँगा अगर कुछ भी डाउट लगता है तो आप लिखिए। और अगर आपको ये इस पॉडकास्ट से बहुत क्लैरिटी मिल गई है, चाहे वो चाइनीज़ पार्ट्स को लेकर हो, बैटरी को लेकर हो, डाउट को हो लेकर हो, डिज़ाइनिंग को लेकर हो, या उसके एक्सपीरियंस को लेकर हो, या उसकी पावर को लेकर हो, तो अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज पे शेयर कर दो। उनको पता तो चले इलेक्ट्रिक कारों में इंडिया कितना आगे बढ़ रहा है। अब ठीक है कि सब कुछ इंडियन ही नहीं है प्रोडक्ट में, लेकिन जो किया है उसके लिए तो कम से कम तारीफ करनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो अच्छा प्रोडक्ट है और कंसीडर करना चाहिए। कमियां हैं और उन कमियों को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मुझे भी और ब्रांड्स को भी, कि हाँ इन कमियों को भी ना दिया जाए तो बात बन सकती है। धीरे धीरे वो भी दूर की जाएंगी। हालांकि ये डिजाइन की कमियां ज़्यादा हैं तो उन्हें दूर करना ऑलमोस्ट पॉसिबल नहीं है, कम से कम इस जनरेशन में। आपकी फेवरेट कौन सी है, EV X9 या फिर C? मेरी नज़र में सबसे बेहतर जो है वो प्रैक्टिकल ना हो कोई कार तो बेहतर हो ही नहीं सकती, क्योंकि खिलौना नहीं है गाड़ी। गाड़ी हमारे जीवन का अंग है, हम इस पर लाखों रुपए मेहनत करके लगाते हैं। ऐसे में उसका प्रैक्टिकल समझदारी से बना होना जरूरी है। तो सीधा सच्चा आप समझ गए होगे ना, 9E। बट मेरी फेवरेट B6C है। कोई बात नहीं। चलो, अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करना ना भूलें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर से दबा दीजिएगा। और देखते रहें आस्क कार गुरु।